हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश कुमार शर्मा कैटुले परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स, जो पीछे से डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन से पहले मैं आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में बता दूंगा। वैसे मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है और लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है, वो हम लोग एक साथ डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, लेकिन अभी पढ़ लेंगे, बाद में भी डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा, इसमें क्या डिफरेंस होता है वो याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैग्नीफिकेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला अपने पास होता है लेटरल मैग्नीफिकेशन, और दूसरा होता है अपने पास एक्सियल मैग्नीफिकेशन, एक होता है एरियल मैग्नीफिकेशन। इसको क्या लिखो, एरियल। एक होता है एक्सियल मैग्नीफिकेशन, एक क्या होता है, एरियल मैग्नीफिकेशन होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था और आपके सिलेबस में भी है, वो क्वेश्चन पूछाता है लेटरल मैग्नीफिकेशन का। किसका क्वेश्चन पूछा जाता है, लेटरल मैग्नीफिकेशन का होता है। तो लेटरल मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज ओवर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस ओवर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, या फिर फोकल लेंथ एफ माइनस के यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर एफ माइनस के बी इमेज डिस्टेंस बाई एफ। इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे जी ये दोनों फॉर्मूले आ गए, ये फॉर्मूले कहीं से नहीं आए। जो मेरे पास मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इजिकल टू में 1/u प्लस के 1/v। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये जो मिरर फॉर्मूला है अपने पास, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में भी एक मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसको ही बताऊंगा। लेकिन जब कभी भी आपको मिरर की बात करेगा तो मिरर में हमेशा बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा। 1/v को पहले लिख लो आप, और u को कहाँ लिख लो, बाद में। और अगर लेंस की बात करेगा, लेंस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। वो लेंस में आपको बताऊंगा। अभी हम लोगों ने मिरर डिस्कस किया है, तो मिरर में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, और मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन में लिखूंगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। और यही मैग्नीफिकेशन अगर मैं किसके पीछे लिख रहा होता, लेंस के केस में लिख रहा होता, तो लेंस के केस में क्या आ जाता, प्लस आ जाता। क्या आ जाता, प्लस। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है, मैग्नीफिकेशन मिरर के केस में ये माइनस आएगा, लेकिन लेंस के केस में प्लस आ जाता। लेंस के केस, मिरर के केस में यहाँ पर प्लस आता है इस फॉर्मूले में, और लेंस के केस में क्या आता है, माइनस आता है। बस ये दोनों मैंने इसलिए बता दिए। अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में कुछ ऐसा दिख जाए मैग्नीफिकेशन का, तो समझ पूछ ले आपको कि इस टाइप से कौन से मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर एरिया ऑफ इमेज ओवर में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाना है तो किस मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लोग बता दोगे। इस टाइप से अगर कुछ नहीं किया, ऊपर वाली इन क्वांटिटीज़ का स्क्वायर कर दिया है, अगर इन क्वांटिटीज़ का स्क्वायर कर रखा है तो आप बता दोगे जी ये एक्सियल मैग्नीफिकेशन है। कैसा है, एक्सियल मैग्नीफिकेशन है। और एरिया की बात करेगा तो एरियल मैग्नीफिकेशन है ये। बाकी ये दोनों के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, ये क्लियर सभी को मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, फॉर्मूला मिरर का क्लियर है। ठीक है, अब बात आते हैं रिफ्रैक्शन की। देखिए, मैंने आपको कहा था लाइट रे आती है, लाइट रे आएगी और किसी भी सरफेस से टकरा के वापस उसी माध्यम में आ जाती है, सेम मीडियम में आ जाएगी, तो रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन किसी भी सरफेस से आकर के लाइट आई, टकराई, लेकिन दूसरे मीडियम में चली गई। क्या हुआ, किसी भी सरफेस से लाइट आकर के टकराई और दूसरे मीडियम में चली गई, दैट इज द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। किसका केस है, रिफ्रैक्शन का केस है। किसका केस हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का। वो रिफ्लेक्शन का केस होता था, ये रिफ्रैक्शन का केस है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक बार इसको रफ कर दूँ। मैग्नीफिकेशन बड़ा टॉपिक नहीं है, बस आप लोग फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। बस याद रखो माइनस किस केस में आएगा और प्लस किस केस में आएगा। ठीक है, चलिए मैंने कहा था रिफ्लेक्शन के केस में होता है किसी भी माध्यम से, मान लेते ये माध्यम यहाँ से मैं पेंट करके रखता हूँ किसी भी मिरर को, और लाइट कैसे आती है, ऐसे आती है और इस नॉर्मल पे फॉल होती है। क्या होती है, इस नॉर्मल के ऊपर फॉल होती है आई के साथ में, और इसी एंगल में आर बनाती हुई सेम मीडियम में। ये माध्यम था अपने पास, एक तो माध्यम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू मान लेते हैं, इसका मैं म्यू 2 मान लेता हूँ। तो एक ये माध्यम हो गया, एक माध्यम हो गया, तो लाइट आई और सेम माध्यम में चली गई, तो ये क्या होता था, रिफ्लेक्शन। क्या होता था, ये रिफ्लेक्शन होता है अपने पास। लेकिन लाइट दूसरे माध्यम में चली जाएगी, जैसे मैं मान लेता हूँ डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, दो माध्यम, एक माध्यम तो ये हो गया मेरे पास, एक माध्यम ये हो गया। डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा है माध्यम की, मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है। रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, मीडियम की डेंसिटी कम है। तो जब कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो लाइट को जाना कैसे चाहिए था, लाइट ऐसे आ रही थी, यहाँ पर हमने कोई पेंट करके तो रखा नहीं, तो दूसरे माध्यम में जा सकती है, तो लाइट ऐसे जा रही थी। लेकिन रेयर मीडियम जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो एंगल आई जो होता है अपने पास वो लेस देन होता है एंगल आर से। आई क्या होता है, आर से काफ़ी छोटा होता है। आई क्या होता है, आर से छोटा होता है। कब, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। और जब कोई भी लाइट रे
रेयर मीडियम से, मतलब इसको बोलते हैं विरल माध्यम और इसको बोलते हैं सघन माध्यम। विरल माध्यम की डेंसिटी कम होती है और सघन माध्यम की डेंसिटी ज़्यादा होती है। रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होती है, डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो यहाँ पर आई बड़ा हो जाएगा आर से। यहाँ पर तो आई छोटा होता था, यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, बड़ा, एंगल ऑफ आई बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ आर से। तो कोई डाउट आपको, क्वेश्चन पूछेगा इफ अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड डेंसर मीडियम में कम होती है, रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। क्यों? मैं आपको रिलेशन बताऊंगा किसका, वेवलेंथ का रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन और वेलोसिटी का रिलेशन। उसके पहले आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अगला टर्म है मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, सबको दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी माध्यम में लाइट की स्पीड क्या होती है और वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबको पता है क्या होती है, 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है वैक्यूम में, 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और मीडियम में मीडियम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ग्लास में अलग होती है और वाटर में अलग होती है, एयर में अलग होती है, तो मीडियम पे डिपेंड करती है इन दोनों का रेशियो। अगर कभी भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात पूछे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। किसका होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी मिलेगी आपको, 1 से छोटी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 1 से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 1.3। तो हम 1.3 को क्या बोलेंगे कि इसकी वैल्यू होगी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ये क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है ये, देखिए अब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बेस में आपको बता चुका हूँ 2 वीडियो में। ये बस छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आप लोग जल्दी से देखते जाइए इनको, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिसमें ज़्यादा टाइम देना है मैं आपको टाइम बताता चलूँगा, ठीक है, किस में ज़्यादा टाइम देना है। तो मैग्नीफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया अपने पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अब बात करते हैं स्नेल्स लॉ की। किसकी बात करते हैं, स्नेल्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले देखिए मैं क्या पढ़ रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, म्यू इज इक्वल टू में C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अलग अलग मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पूछा जाता है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, एग्जाम में आपको पूछा गया व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द बेंजीन। बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको 2-3 बता देता हूँ, लिख लीजिए। डायमंड का क्या होता है, ग्लास का क्या होता है, वाटर का क्या होता है, बेंजीन का क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड, किसके लिए, डायमंड का होता है 2.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास, ग्लास का होता है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर H2 का होता है 1.3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर बेंजीन, बेंजीन का कितना होता है 1.5 ही होता है, ठीक है। तो ये होते हैं अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। एग्जाम में गिवन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, आपको याद रखनी है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा ग्लास में लाइट की स्पीड बता दो, क्या होगी, ग्लास में लाइट की स्पीड बता दो। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का उल्टा रिलेशन है, स्पीड इंडेक्स उल्टी। तो ग्लास के अंदर देखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना हो गया 1.5 हो गया। तो 1.5 इज इक्वल टू में C की वैल्यू होती है 3 × में 10⁸। वेलोसिटी चाहिए किसके अंदर, ग्लास के अंदर, मीडियम के अंदर। तो वेलोसिटी ग्लास में कितनी हो जाएगी 3 × में 10⁸ ओवर में 1.5, तो कितना हो जाएगा 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास विल बी 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सभी को। तो अगर स्पीड निकालना है तो अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है तो क्या देगा अपने को, स्पीड देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, स्पीड देगा अपने को, वेलोसिटी देगा। कोई डाउट, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब एक अपने पास एक रिलेशन आपको बताऊंगा मैं, कॉची इक्वेशन। क्या होता है, कॉची इक्वेशन होता है। तो हेडिंग डाल लो नेक्स्ट, कॉची इक्वेशन। कॉची इक्वेशन, कॉची इक्वेशन अपने को क्या बताती है। अगर मैं इक्वेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं
तो इक्वेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है अपने पास कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू में ए बाई लैम्डा प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा की 4 ऐसे करके आगे चलता है, ठीक है। ये इक्वेशन है, लेकिन यहाँ से मैं सिर्फ एक रिलेशन उठाना चाहूँगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू में वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू में वेवलेंथ। अगर जो लाइट फॉल हुई है किसी भी माध्यम के ऊपर, अगर क्या हुई है, लाइट फॉल हुई है किसी भी माध्यम के ऊपर, लाइट का वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम होगी, या फिर उल्टा बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा माध्यम का, वेव की लाइट की वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी, लाइट की वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी। तो यहाँ से तो ये रिलेशन हो गया, और यहाँ से एक रिलेशन यह था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू में वेलोसिटी क्या होती है, किसके होती है, वेलोसिटी की होती है। तो इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं तो अपने पास एक रिलेशन आएगा, क्या रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू में वेलोसिटी 2 बाई वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू में लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मैं कोई भी दो माध्यम ले लेता हूँ, एक ले लिया मैंने ए माध्यम, एक ले लिया बी माध्यम। ए माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका है 1.7, ठीक है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ज़्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा रिलेशन है वेलोसिटी के साथ में। जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। क्लियर है ना, ये अपवर्तनांक। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी इन बी लेस देन रहेगी वेलोसिटी इन ए। इसका मतलब वेलोसिटी डेंसर मीडियम में कम होती है और वेलोसिटी रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको बताया था वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, वैक्यूम में होती है 3 × 8 ये होती है, और ग्लास में निकाली थी 2 × 8 मीटर पर सेकेंड। क्यों वैक्यूम से ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ग्लास के अंदर स्पीड ये आई, वैक्यूम या फिर एयर के अंदर ही आई। देखो एयर के अंदर ज़्यादा है तो एयर की डेंसिटी तो कम होती है ना ग्लास से, एयर की डेंसिटी क्या होती है, ग्लास से कम होती है। तो ग्लास के अंदर ये स्पीड, एयर के अंदर ये स्पीड, तो ग्लास तो डेंसर मीडियम हो गया ना। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है। तो आपको 2, 3, 4 कितने भी आपको एग्जाम्पल दे दे A B C D करके, फिर पूछेगा इसमें किस में स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो जिसकी डेंसिटी कम, जो रेयर मीडियम है उसमें वेलोसिटी ज़्यादा, जिसकी डेंसिटी कम उसमें ज़्यादा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में डेंसिटी क्या होता है, माध्यम की डेंसिटी क्या होता है। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी 1 बाई डेंसिटी 2। एक रिलेशन और ऐड हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, एक रिलेशन और ऐड हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा होता है रिफ्रैक्टिव और वेवलेंथ के। भाई वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, हम इक्वेशन पढ़ते हैं कि c इज इक्वल टू में म्यू लैम्डा क्या होता है, क्या होता है, म्यू लैम्डा के। तो स्पीड और लैम्डा का तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का उल्टा होता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दूं तो स्पीड के साथ में तो डायरेक्ट हो गया अपने पास रिलेशन। तो स्पीड जितनी ज़्यादा होती जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो लैम्डा बढ़ती जाएगी, स्पीड जितनी कम। तो ये रिलेशन अपने पास एक और होल्ड कर गया, क्या कर गया, एक और रिलेशन होल्ड कर गया, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके एग्जाम में भी आया हुआ रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। कोई डाउट है इस रिलेशन में तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट रिलेशन में नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को, लिख लिया सबने। नेक्स्ट कॉची रिलेशन। कॉची रिलेशन ये उल्टा देता है अपने को, डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी स्पीड उतनी कम होगी, स्पीड जितनी कम होगी लैम्डा उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी, उतनी सॉरी डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी इतनी कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। स्पीड जितनी कम उतनी कम वेवलेंथ, स्पीड जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा, समझ में आ गया, उतनी ज़्यादा। तो वेलोसिटी और इसका तो डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी और लैम्डा का क्या है, डायरेक्ट। वेलोसिटी कम तो लैम्डा कम, वेलोसिटी ज़्यादा तो लैम्डा ज़्यादा, सीधी सी चीज़ है। वेलोसिटी ज़्यादा तो लैम्डा ज़्यादा, वेलोसिटी कम तो लैम्डा, ये रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखोगे यहाँ से। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब आपको एक एक्सप्रेशन बताना चाहूँगा। आपको कई बार ऐसे लिखा होता है 1 μ2,
ऐसे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होता है एग्जाम में, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी ये क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ओवर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, जैसे कोई भी लाइट रे, एक माध्यम अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 रहा होगा, और कोई लाइट यहाँ से और यहाँ तक गई ऐसे करके भाई, ये अपने पास थीटा हो गया, ये अपने पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट ही हो गया अपने पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1μ2, लाइट कहाँ गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इसका मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ओवर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ओवर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का ऊपर लिखते हैं, इसका नीचे लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो मतलब 2 को ऊपर लिखना है और 1 को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, कई बुक में अपने को डायरेक्ट ना लिख के ऐसे लिख देगा 1μ3 ऐसे करके इस टाइप से लिख देता है, तो आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट है अपने पास स्नेल्स लॉ, इम्पोर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। स्नेल्स लॉ लिख लीजिए, स्नेल्स लॉ। देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहते हैं अपने पास कोई भी सरफेस है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये क्या हो गया, सरफेस का नॉर्मल हो गया। कोई भी लाइट रे आएगी और वो लाइट रे ऐसे आई होगी, ठीक है, आई। अगर मैं मान लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 कम है, ये कम है और ये ज़्यादा हो गया, तो लाइट को तो स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ना जाके डेंसर से रियर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, आर हो जाएगा भाई, ये तो कम हो गया तो रियर मीडियम हो गया, तो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो स्नेल्स साहब अपने को एक रिलेशन बताते हैं, और वो रिलेशन क्या होता है, μ1 इंटू में साइन आई बराबर होता है μ2 इंटू में साइन आर। क्या रिलेशन है, μ1 इंटू में साइन आई बराबर होता है μ2 इंटू में साइन आर के बराबर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, μ2 बाई μ1 ओवर में साइन आई ओवर में साइन आर, μ2 बाई μ1 साइन आई ओवर में। अब हम केस पढ़ते हैं, केस क्या लिखते हैं, इफ़। अब मैं μ1 को मान लेता हूँ एयर, तो एयर का तो 1 होता है, μ1 की वैल्यू 1 होगी। μ2 को मैं कोई भी मीडियम मान लेता हूँ, कोई भी माध्यम हो सकता है, ग्लास, वाटर, कुछ भी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेता हूँ। तो μ1 को तुम एयर, मतलब हवा से किसी भी माध्यम में लाइट जाएगी, क्या, हवा से किसी भी माध्यम में लाइट जाएगी। हवा से किसी माध्यम में जाने का मतलब क्या है, हवा से गिलास के अंदर गई, हवा से पानी के अंदर गई, एयर से किसी भी माध्यम में लाइट जाएगी, तो एयर से किसी माध्यम, μ1 तो, क्योंकि μ1 तो मेरे पास ऊपर है ना, इसको मान लिया मैंने एयर, और इसको कोई मीडियम मान लिया, ठीक है, कोई भी मीडियम, ये गिलास भी हो सकता है मेरे पास, H2 भी हो सकता है, बेंजीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया, इसका मैंने 1, एयर का तो 1 होता है, क्या होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इसके अंदर पुट करूँ तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है म्यू इज इक्वल टू में साइन आई ओवर में साइन आर। ये फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे। तो आज भी अगर कोई अपने को पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, हम लोग क्या बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग फॉर्मूला बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू में साइन आई ओवर में साइन आर। लेकिन कंडीशन तो जानिए, एयर से किसी माध्यम में जाएगी तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, हवा से किसी मीडियम में लाइट गई तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर वन मीडियम टू अदर मीडियम में जाएगी तो कौन सा फॉर्मूला है ये। तो एग्जैक्ट जो एक्सप्रेशन है स्नेल साहब का, वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, ये। तो आपको भी अगर पूछा जाए स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल साहब कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of this medium and sine of angle in this medium is equal to में product of the refractive index of this medium and sine of angle in this medium। जिस माध्यम में हम लोग एंगल की बात करेंगे उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का मल्टीप्लाई, इनके मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर रहेगा। थीटा को हम किस में लेंगे, साइन की फॉर्म में लेंगे। किसकी फॉर्म में लेंगे, साइन की फॉर्म में। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो स्नेल साहब की बात कर ली हमने, कॉची इक्वेशन की बात कर ली। कॉची इक्वेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा रिलेशन लैम्डा के साथ होता है, ये बताती है बस। नेक्स्ट है अपने पास रियल एंड एपरेंट डेप्थ। क्या है, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। छोटे छोटे लॉ हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, जैसा मैं बता रहा हूँ बस ऐसे ही पढ़ते जाना है। छोटे छोटे से लॉ हैं। तो कौन सी हो गई अपने पास, नेक्स्ट रिलेशन है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स वीडियो में पहले बता चुका हूँ आपको बेसिक्स क्या होते हैं। जिसने दोनों वीडियो अच्छे से देखी होंगी बेसिक्स उसका क्लियर होगा, उसको कोई डाउट नहीं होगा। रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है, देखिए ये कोई भी कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, क्या है, ये वाटर भरा हुआ है। आपने देखा होगा किसी भी कंटेनर में आप पानी भर दो, उसके अंदर कोई चीज़ डाल दो, जब ऊपर से हम लोग झांक के ऐसे देखते हैं तो उसका जो प्लेस है थोड़ा ऊपर दिखता है। जैसे बाल्टी लो, बाल्टी में पानी भरो, 1 रुपये का सिक्का उसमें डाल दो, आप लोग ऊपर से देखोगे तो एग्जैक्ट गहराई नहीं दिखेगी, ऐसे दिखेगा सिक्का थोड़ा ऊपर है। वो क्यों होता है, उसकी प्रोसेस देखते हैं, ऐसा होता क्यों है। मान लेता हूँ जी गिलास मेरे पास यहाँ पर था, ये वाटर था, इसके अंदर ये कॉइन डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया, ये कॉइन डाल दिया। इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, देखिए ये तो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर कोई आदमी यहाँ से इसको देख रहा है, मान लो तो आप हो और ये आपकी आँख हो गई, क्या होगी, आपकी आँख हो गई, और आप यहाँ से इसको देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से इसको देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये आपकी प्यारी सी आँख होगी, ठीक है, ये आपकी मेढक जैसी आँख होगी, क्या है ये आपकी मेढक जैसी आँख है, और आप लोग यहाँ से देख रहे हो। तो देखिए लाइट कैसे जाएगी, ऐसे करके जाएगी, तो ये क्या हो गया मेरे पास, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। ये तो डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कुछ है, और बाहर किस में जाएगी, एयर में, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जाना तो इसको चाहिए था ऐसे, ऐसे न जा करके क्या होगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर। क्यों, डेंसर से रेयर में जाती है, तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल से दूर बैंड होगी। लाइट ऐसे गई, जाना इसको ऐसे थी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसको पीछे बढ़ा के देखते हैं तो कहाँ पर मिलेगी, ये यहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, इसको हम थोड़ा पीछे लेके आए, कहाँ पर लेके आए, इसको थोड़ा सा पीछे लेके आए ऐसे करके, तो ये सिक्के की एक्चुअल पोजीशन ये नहीं हो जाएगी। एक्चुअल पोजीशन ये तो लोग अपने को आभास होगा कि सिक्का यहाँ पर दिख रहा है, क्या होगा, अपने को यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये डी डिस्टेंस से शिफ्ट दिखाई देगा। ये डी डिस्टेंस अपने को पूछता है कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया होगा। तो मान लेता हूँ इसकी जो हकीकत में एक्चुअल हाइट है इसकी एच थी, लेकिन अभी मेरे को दिख रहा है यहाँ तक ये स्मॉल एच है, तो डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो कितनी डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो गया होगा ऊपर, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। लेकिन एक फॉर्मूला होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, याद रख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मेरे पास रियल डेप्थ, क्या होता है, रियल डेप्थ ओवर में एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब जो मेरे को आभासी, रियल डेप्थ तो एच थी और एपरेंट डेप्थ आभासी क्या है, स्मॉल एच है। तो मेरे पास यहाँ से एच की वैल्यू निकालो, एच हो जाएगा कैपिटल एच बाई म्यू। म्यू किसका है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, क्या करता हूँ, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरे पास, डिस्टेंस एच माइनस के एच बाई म्यू। एच को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 1 बाई म्यू। इट इज़ द शिफ्ट, क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया, इतने डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो गई होगी। क्लियर है सभी को। आपने बाल्टी में कुछ भी पानी लिया, बाल्टी में उसके अंदर कुछ भी डाल दो, आपने 1 रुपये का कॉइन डाल दिया, फिर गिलास में लो, कांच का गिलास लो, कांच के गिलास में क्या कर लो आप लोग, पानी डाल दो, पानी में एक कॉइन डाल दो, तो आप ऊपर से देखोगे ना तो एक्चुअल लेंथ कभी नहीं दिखेगी, एक्चुअल कितनी गहराई में करा वो कभी नहीं, आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। आपने देखा है ना कई बार, जैसे पेपर वेट वगैरह, आप लोग ऑफिस में जाते हो तो क्या होते हैं, ऑफिस में क्या होते हैं, टेबल के ऊपर ऐसे करके गिलास रखा होता है, उसके नीचे पेपर रखे होते हैं, तो पेपर अपने को ऊपर थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, गिलास से ऊपर दिखाई देता है, वो इस कारण दिखाई देता है, ठीक है। लाइट तो ऐसे जा रही होती है, लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो थोड़ा अवे फ्रॉम द बैंड हो जाएगी। जब हम देखते हैं तो हमको तो सीध में ऐसे करके दिखाई देगी, तो यहाँ पर दिखता है। मान लो ये आपकी आँख है मेंढक जैसी, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कहाँ पर, यहाँ पर दिखाई देगा। तो एक्चुअल तो ये थी यहाँ पर, तो आपको पूछेगा कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया, या फिर एपरेंट हाइट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एपरेंट हाइट वगैरह पूछे तो फॉर्मूला क्या है, इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का रियल डेप्थ ओवर में ओरिजिनल। तो स्मॉल एच पूछता है तो स्मॉल एच यहाँ से निकाल लो, कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई होगी ये पूछता है तो यहाँ से निकाल लो। ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कोई डाउट, इसको बोलते हैं हम लोग रियल डेप्थ, क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ बोलते हैं। अब आता है अपने पास ऑप्टिकल पाथ, क्या आएगा, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। चलिए अगला टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ।
ऑप्टिकल पाथ देखिए क्या होगा। मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई भी ग्लास स्लैब है, क्या है, ग्लास स्लैब है, इसके अंदर से लाइट जाएगी ऐसे करके, क्या होगी, लाइट जाएगी। तो देखिए ग्लास तो ये तो ग्लास की बनी हुई है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो डेंसर मीडियम हो गया, यहाँ पर लाइट की स्पीड कम नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो जब यहाँ से लाइट ऐसे करके जाएगी तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर आ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या हो गया, लाइट यहाँ से जा रही थी, जैसे ही यहाँ पर एंटर की इस ग्लास के स्लैब में, तो इसकी स्पीड कम होगी, कम हो गई, तो इसने जो ज्योमेट्रिकल लेंथ चली होगी, ज्योमेट्रिकल जो लेंथ चली होगी यहाँ से यहाँ तक, इस ज्योमेट्रिकल लेंथ को मान लेता हूँ मैं x, क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये चली होगी। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती, देखिए यहाँ पर तो एयर में स्पीड होती है 3 × में 8, मेरे को पता है इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है 3, और ग्लास में कितनी होती है 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकंड। निकाल सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, μ = c/v से, ठीक है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, तो यहाँ पर स्पीड है। अगर ये ग्लास नहीं होता तो यहाँ इसी स्पीड से जारी होती है, गिलास में घुसने के बाद तो स्पीड कम हो गई, इसकी कम हो गई। अगर ये गिलास नहीं होता तो यहाँ इसी स्पीड से जारी होती, तो इसका मतलब ये स्पीड तो कम है, तो इसने अभी कम दूरी ट्रेवल की, इसको मैं हटा देता, ये और ज़्यादा ट्रेवल दूरी कर लेती। तो एक्चुअल पाथ जो कवर करती लाइट, दैट इज़ द ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है मेरे पास, लिख लोगे अपने पास, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय लाइट विदाउट मीडियम। विदाउट मीडियम मतलब अगर ये मीडियम नहीं होता, उसको हम ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। तो मेरे पास ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू में ज्योमेट्रिकल पाथ, क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल पाथ। अगर इतनी डिस्टेंस है ज्योमेट्रिकल पाथ, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्चुअल पाथ आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, एक्चुअल पाथ आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये भी होता है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी चली है इसने, और इसने ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कितनी चली है, क्या चलिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस इनटू में टाइम ही तो होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस। तो म्यू इक्वल टू में डिस्टेंस ऑप्लिकर्स मान लेते हैं एक्स डैश चला होता है और टाइम टी टाइम में, अब ये इसने एक्स चला और टी टाइम में, टाइम तो मेरे पास टी रहेगा, इस टी टाइम में इसने एक्स डिस्टेंस चल लिया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसी टी टाइम में एक्स डैश चल लेता, मान लेता हूँ क्या चल लेता, एक्स डैश। तो एक्स डैश इज इक्वल टू में क्या हो जाता है, म्यू इंटू में एक्स एक्चुअल ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी चली है इसमें। तो ये तो क्या हो गया मेरे पास, ज्योमेट्रिकल पाथ, क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल पाथ। और ये क्या हो गया मेरे पास, ऑप्टिकल पाथ। तो कैसे सॉल्व करना है आपको, लाइट किसी माध्यम से गई, उसका ऑप्टिकल पाथ निकालना है। तो उस माध्यम में लाइट ने कितनी दूरी चली, उसका मल्टीप्लाई कर दो उस माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में। उस माध्यम में लाइट ने कितनी दूरी चली, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में, ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अगर मेरे को ऑप्टिकल पाथ के मैंने और ज्योमेट्रिकल पाथ चाहिए, ऑप्टिकल पाथ दे दिया, बोला जी माध्यम में अगर ये चलती तो कितनी मिलती, वो कहता है हवा में 100 मीटर चली, हवा में कितनी चली, 100 मीटर। अगर ये माध्यम में चलती तो कितनी दूरी चलती, तो हवा तो अपने पास ऑप्टिकल पाथ हो गया, तो 100 कहाँ पर रख देंगे हम लोग, यहाँ पर, हवा में 100 मीटर चली, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेंगे कितना है, तो यहाँ से आ जाएगा हवा में, अगर हवा में नहीं होता तो माध्यम में होता, तो या फिर गिलास में होता तो गिलास में कितनी चलती, जैसे एयर है, एयर में इसने चली 100 मीटर। मैं गिलास की बात करता हूँ जी, गिलास में कितनी डिस्टेंस चलती है, अगर गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो मैं गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर रख दूंगा कितना, 1.5, तो गिलास की डिस्टेंस आ जाएगी कितनी चली इसने, क्या जाएगी गिलास। अगर मेरे को गिलास में डिस्टेंस दी होती, फिर पूछा ऑप्टिकल पाथ कितना है, तो दोनों में अंतर याद रखना है। माध्यम में अगर पूछ, कोई भी मीडियम है, मीडियम में स्पीड दी है, तो मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रेवल है उस मीडियम की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में, ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा। और या फिर मेरे को मीडियम की ज्योमेट्रिकल पाथ चाहिए, तो इस एक्चुअल को ऑप्टिकल पाथ को डिवाइड कर दो म्यू से, क्या जाएगा, म्यू से डिवाइड कर दो। तो ये रिलेशन क्या आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ ओवर में म्यू, क्या आ जाता, ऑप्टिकल पाथ ओवर में म्यू के इक्विवेलेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिकल पाथ। आपको कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एयरफोर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, डिफेंस में आया हुआ है, एनडीए में भी, और आजकल तो HSSC और जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम है उनके अंदर भी पूछने लगा है, ठीक है। अगला है अपने पास रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब।
ग्लास स्लैब के अंदर से अगर रिफ्रैक्शन होगा लाइट का तो क्या होगा, तो ग्लास स्लैब को देखते हैं चलिए।